साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम सीयूईटी पीएचडी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे थे, बायोकेमिस्ट्री और लाइफ साइंस हमने कर लिया है और आशा है कि आपने उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लिया होगा और आपने अपनी गलतियाँ भी देख ली होंगी और आपको आइडिया भी लग गया होगा किस तरीके से हम क्या अप्रोच कर सकते थे। तो इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपका जूलॉजी, बॉटनी या बायोटेक इसी में से कोई आपका डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए फिलहाल मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, वो आपका बॉटनी है। और बॉटनी जो कि मैं आपको 2 चीज़ें पहले ही बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोर बॉटनी मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि वो मेरा पार्ट नहीं है। बट हाँ, जो-जो चीज़ें बॉटनी में आपका जो बेसिक फिनोमिना होता है, जैसे आपका फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल सिग्नलिंग है, तो इसके आसपास या कह सकता हूँ मैं बायोकेमिस्ट्री वगैरह हो गया, तो इस पार्ट से जो क्वेश्चंस आए थे और जो मुझे लगे कि आपके साथ मुझे वाक़ई डिस्कस करने चाहिए थे, तो इस वजह से मैं पहले आपको बॉटनी के बारे में डिस्कस करूँगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे इस पेपर में मुझे ऐसा मिला है कि जिसको आप चैलेंज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस वीडियो को पहले बना रहा हूँ ताकि आप इसको पर्टिकुलर देख लीजिए और अगर आपको लगता है कि आप इसमें बेटर अप्रोच कर रहे हैं, बेटर आपका नंबर आ रहा है, तो अगर आपके एक पर्टिकुलर मार्क्स से अगर आपकी कुछ गलतियाँ होती हैं, तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे ऐसा देखने को मिला है, ठीक है? तो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपका ये पेपर 26 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ, बॉटनी का पेपर है। पहला क्वेश्चन जिसके बारे में हमने बहुत बार चर्चा किया हुआ है, व्हिच ऑफ द ऑर्गेनेल इज़ रिस्पांसिबल फॉर द लिपिड की बायोसिंथेसिस कहाँ होती है? तो इसमें आपको पता है लिपिड की बायोसिंथेसिस आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगर आपसे और ज़्यादा घुस के पूछेगा कभी आगे के लिए, तो हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका 2 टाइप का होता है, एक आपका रफ ईआर होता है, एक आपका एसईआर होता है। तो जो रफ ईआर होता है, उसपे आपकी क्या होता है बेटा, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और एसईआर पे ये होता है। बाकी रिमेनिंग ऑप्शन में गोल्जी ऑपरेटर्स भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोल्जी ऑपरेटर्स में अगर आगे से कभी आपसे पूछता है, तो ग्लाइकोसाइलेशन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे होता है, तो हम क्या आंसर करेंगे? गोल्जी ऑपरेटर्स करेंगे। बाकी क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल और क्लोरोप्लास्ट आपके फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो वो भी आप वहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और शानदार क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आपके केल्विन साइकिल से पूछा, थोड़ा-सा अंदर चले गए हैं कि जो एंजाइम रिस्पांसिबल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट टू रूबिलोज 5 फॉस्फेट में जो आपको कन्वर्ट करता है, ये कौन-सा एंजाइम है? तो यहाँ पे अगर आप इसको बहुत ही डिटेल में अगर आप पढ़ते हैं, जैसा मैंने कि आपको बताया था कि केल्विन साइकिल में इनडायरेक्टली आपका पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का उल्टा रन करता है, मतलब रिवर्स पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कह सकते हैं। तो खैर वो चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएँगी, बट आप उस नज़रिए से हटकर भी एक इस क्वेश्चन को दूसरे लहजे से भी सॉल्व कर सकते थे। और वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट का बेटा अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे और वहाँ पे हमने 2-4 बातें बात की हैं एपीमर्स की, जहाँ पे कहानी आती है, राइट? तो एपीमर आपको पता ही होगा, जब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो जैसे कि अगर मैं ग्लूकोज़ की बात करता हूँ और इसमें हमने आपको रटाया है, ग्लूकोज़ के 2 एपीमर होते हैं, एक आपका बेटा गैलेक्टोज़ होता है और एक आपका मैनोज़ होता है। एक बार वापस से आपको रिकॉल करा देता हूँ, मैनोज़ की स्पेलिंग में 2 बार एन आता है, तो ये कार्बन नंबर 2 का एपीमर होता है और गैलेक्टोज़ जो होता है, वो आपका कार्बन नंबर 4 का एपीमर होता है। इसी तरीके से अगर मैं रिबुलोज़ और ज़ाइलोज़ की बात करता हूँ, तो ये दोनों ही आपके 5 नंबर के कार्बन होते हैं और इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आप इसको बढ़िया से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो आपको पोजीशन में जो आपको फ़र्क नज़र आएगा, वो आपको 3rd पोजीशन में कॉन्फ़िगरेशन में आपको डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd पोजीशन पे है, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका एक तरीके का क्या है, आपका इपीमर है। तो अगर आपसे नेक्स्ट टाइम पूछा जाता है कि रिबुलोज़ और ज़ाइलोज़ किस कार्बन के एपीमर होते हैं, तो यहाँ पे पहली बात तो दोनों ही 5 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन 3rd कार्बन नंबर पे आपको कह सकते हैं कि आपको एपीमर पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, राइट? तो ये आपकी कहानी बन जाएगी, आपस में ये होते रहते हैं, इंटर कन्वर्जन इनका होता रहता है, तो जिस पोजीशन पे होता है, वो आपका 3rd कार्बन होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 3rd कार्बन पे यहाँ पे OH है, H है और यहाँ पे आपका इस पोजीशन पे आपका OH और H है, बाकी यहाँ पे बॉन्डिंग की बातें हैं, तो वो चीज़ें आप इसको बेटर आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर मुझे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाना है, तो यहाँ पर जो एंजाइम इसकी कैटालिसिस करता है, यहाँ पे देख लीजिए, रिएक्शन जो है शुगर मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व द इंटर कन्वर्जन ऑफ द इपीमर, ये दोनों आपस में इपीमर है, तो जो इनके लिए एंजाइम लगेगा वो मेरा क्या लगेगा, इपीमरेज लगेगा। तो यानी कि इसमें देख लो, कहीं पर कोई एक एंजाइम दिया होगा जो इपीमरेज होगा, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अप्रोच से सॉल्व कर सकते थे, बाकी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको
आप टिक कर लीजिएगा, अच्छे से हाइलाइट करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि अभी हमने लास्ट में रिसेंट में ही जो हमने सीएसआईआर के पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे थे, अभी रिसेंट में 2019 के पीवाईक्यूज में मैंने ड्रोसोफिला के लिए पूरी कहानी आपको इसके बारे में पढ़ा दिया था, पोस्टमार्टम कर दिया था। अगर आप देख कर गए होंगे तो आपने किया होगा कि व्हाट वुड बी द सेक्स मॉर्फोलॉजी ऑफ द ड्रोसोफिला विद 3 एक्स क्रोमोसोम एंड 4 सेट ऑफ ऑटोसोम। तो जैसा कि यहाँ पर जो कहानी थी कि जब आपका ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसमें डिपेंड करता है, क्या कहानी थी आपके नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम को डिवाइड किया जाता था सेट ऑफ ऑटोसोम, यही तो कहानी थी कि और कुछ थी। तो बस आपको क्या करना था, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम आपको 3 दिया था और सेट ऑफ द ऑटोसोम आपको 4 दिया है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0.75 आ जाएगी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ वैल्यूज डिपेंड करती थी, जैसे 1 आता था, अगर ये वैल्यू डिवाइड करने पर 1 आएगा तो ये आपका फीमेल बनेगा, 0.5 आएगा तो ये आपका मेल बनेगा और इसके बीच में अगर वैल्यू रह जाती है तो वो आपकी इंटरसेक्स होती है। बाकी मेटा फीमेल, मेटा मेल की भी स्टोरी थी, तो उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, तो आपको पर्टिकुलर आइडिया लग जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बातें कर रहा हूँ। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया है, आपके सामने इस तरीके से भी क्वेश्चन डिज़ाइन करके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आप इसमें थोड़ा-सा अगर आप बढ़िया से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके डीबीटी जेआरएफ, अगर मैं लिख देता हूँ 2020 का पेपर उठाइएगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है और यहाँ पे कह रहा है कि आपके कितने टाइप के गैमीट मिलेंगे। तो जब आप बेसिक जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट आपको बहुत बड़ी चीज़ें नहीं आती हो, लेकिन आप एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको नंबर ऑफ गैमीट देखना हो तो आपको क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ गैमीट जो होता है वो 2 की पावर n होता है। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिख लेना अपनी कॉपी में, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, यही तो होता है कि और कुछ होता है? नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब इतना जानो कि जैसे ए और स्मॉल ए है, तो ये 2 डिफरेंट के लिए कोड करेंगे तो ये 1 हो गया। बी को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सेम है, कैपिटल बी, तो ये नहीं माना जाएगा। कैपिटल सी, स्मॉल सी को आप लेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। स्मॉल डी भी हम नहीं लेंगे, मतलब ये अपोजिट तरीके से होना चाहिए, जैसे कैपिटल ई, स्मॉल ई, तो यहाँ पे ये 3 आप हो गया। तो यानी कि n इज इक्वल टू कितना है, 1, 2, 3, ठीक है, यही तो हुआ। तो यानी कि 2 की पावर मैं क्या करूँगा, 3 करूँगा, तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जो होगा वो इसका राइट आंसर निकल आएगा। तो बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद अगर मैं और बात करता हूँ, C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है, वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल है, साइट ऑफ द ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज आपका कहाँ बनता है? तो मैंने वहाँ पे फिगर नहीं पेस्ट किया है। 3 आपके मेजर ऑर्गेनेल होते हैं, साइटोसॉल की कोई भूमिका नहीं होती है, तो साइटोसोल तो आपको सोचना ही नहीं है, अगर आप सोचते हैं तो महापाप है। बाकी ये आपका जो एंजाइम होता है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज जो होता है, ये आपके पेरोक्सिसोम में लोकेशन में पाया जाता है। तो पेरोक्सिसोम जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी बहुत सारी बार हमने C2 साइकिल के बारे में चर्चा किया है, तो आप अपनी कॉपी में C2 साइकिल के रिगार्डिंग 5 बातें अपनी कॉपी में इसी वक्त लिखिए। अगर आपने मेरे साथ पढ़ाई किया है तो 5 इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने वहां पे बताई है, या आपको जो भी लगती है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम सेकेंडरी टू क्वाटरनरी आर मेंटेन्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपका मैं कहूंगा पीवाईक्यू से डराइव है, बस थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन के लैंग्वेज में चेंज किया है। बस इनका ये कहने का मतलब है कि सेकेंडरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तक कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो आपको, मतलब कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम सेकेंडरी टू क्वाटरनरी आर मेंटेन्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यानी कि सेकेंडरी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को बनने के लिए, मतलब जो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, कौन से बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में आपका कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका प्रोटीन का होता है बेटा, वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड वहां पे पाए जाते हैं, तभी तो प्रोटीन की आइडेंटिटी बनेगी। जैसे ही वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है तब वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद टर्सरी और चीजें होती हैं, बहुत सारे वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन कह लीजिए, या और भी दुनिया भर की चीजें जो होती हैं वहां पे आती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो आपका पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर को रखता है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका कौन सा नहीं होगा, तो यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, कोवेलेंट फोर्स होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकलेगा वो आपका कोवेलेंट फोर्स होगा। तो इस तरीके से आप सोचकर यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन के साथ आप इसको लगा सकते थे।
बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड का कौन सा एग्जांपल है? तो होमो और हेटेरो आपको याद रखना है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप उसमें बहुत ज्यादा अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको काइटिन जो होता है वो आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आता है। ठीक है, सॉरी, काइटिन एग्जांपल आपसे हेटेरो पूछ रहा है, तो काइटिन जो है ये आपका होमोपॉलीसैकेराइड होता है। बहुत सारे बच्चों ने काइटिन क्लिक किया था, काइटिन नहीं होता, एक चार्ट में बार बार उसको लगाता रहता हूँ, होमोपॉलीसैकेराइड होता है। किसका होता है? आपने पढ़ा होगा एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन का होता है। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, काइटिन जो होता है वो इसका पॉलीमर होता है। बाकी अगर आप डेक्स्ट्रन जाएंगे तो ये भी आपके होमोपॉलीमर में आता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन जो होता है ये भी आपका ग्लूकोज का स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि ये भी आपका होमोपॉलीसेकेराइड होता है। लेकिन कौन सा आपका हेट्रोपॉलीसेकेराइड है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका एगारोज बनेगा, जो कि आपका क्या है बेटा? हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। बाकी आप इसके बारे में भी हमने अपने पीवाईक्यूज के सेक्शन में हमने इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, जहां पे हमने अगारोज और अगार का जिक्र किया था। तो ये आपका एक पर्टिकुलर जो होता है वो आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। बाकी यहाँ पे बेटर होता अगर ये यहाँ पे अगार ऑप्शन में रख दिए होते, बट फिर भी ये अगार कहने का मतलब इनका वही है। तो जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल होगा वो आपका एगारोज होगा। बाकी काइटिन आपका होमोपॉलीसैकेराइड होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही बढ़िया पूछा है कि चूज द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करता हूं और इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहली जो दो मोटी बातें अगर मैंने आपको बताऊं, अगर मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं जब भी बात करता हूं, तो जैसे कि आपके दो चीजें स्टेप होती हैं। अगर मैं गोल्जी बॉडी की अगर मैं बात करता हूं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको ग्लाइकोसाइलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइलेशन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो दो स्टेटमेंट मैं आपको बार बार बताया हूं कि इनिशियल स्टेप जो होता है, ठीक है, इनिशियल स्टेप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और फाइनल स्टेप जो होता है, ठीक है, फाइनल स्टेप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो आपके गोल्जी बॉडी में होता है। तो ये दो स्टेटमेंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप एंड ग्लाइकोसाइलेशन में भी जब आप जाते हैं तो एक आपका एन लिंक्ड होता है और एक आपका ओ लिंक्ड होता है। तो जो एन लिंक्ड होता है ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और ओ लिंक्ड वाला जो होता है वो आपका गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो इनिशियल स्टेप होता है, मतलब ग्लाइकोसाइलेशन का जो इनिशियल स्टेप होता है वो ईआर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फाइनल स्टेप यानी कि जो उसकी कंप्लीशन होती है वो आपके बेटा कहाँ पर होती है? गाल्जी बॉडी में होती है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो यानी कि ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होगा। तो यानी कि ई ऑप्शन जहां भी रखा है उसको आप कैंसिल कर दीजिए। बाकी बी सी डी यहाँ भी रखा है, बी सी डी यहाँ रखा है, तो बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी बी का मतलब ऑलरेडी आ गया कि एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है। बाकी जब भी आप डाइसल्फाइड बॉन्ड के बारे में जिक्र करते हैं तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, यानी कि ए ऑप्शन भी आपका सही है। तो ए बी सी डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी इस पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। राइट, फिर इसके बाद चार गैप रूल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के आपके दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आप पूरा चार गैप रूल जानते हो तो भी आप चार कर सकते हैं, या हो क्योंकि चार गैप रूल जानने के बाद बस थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन ही आ सकती है कि क्या क्या रेशियो रहा होगा। बट उसके अलावा भी यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। अगर आप इसमें देखना चाहें तो एक स्टेटमेंट पे कह रहा है कि मेल्टिंग टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीसी कंटेंट। अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम 98% स्टूडेंट ने क्या सोचा होगा कि यार ये बात तो सही है, जीसी कंटेंट पे डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर तो यार मैच करता है, तो यानी कि सी तो मेरा होना ही चाहिए। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेटा ये तो बहुत ही गलत है, क्योंकि चारगैप साहब ने इस तरीके की कोई बातचीत नहीं की थी। उन्होंने प्यूरिन, पैरिमिडीन, बेस रेशियो इन सब पे चर्चा किया था। उन्होंने जीसी कंटेंट के रेशियो से मेल्टिंग टेम्परेचर को नहीं बताया। वो तो हम लोगों ने बाद में साइंटिस्टों ने प्रेडिक्ट किया कि भाई 80 में आपके 2 डबल बॉन्ड होते हैं, जीसी में आपके 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो हम मेल्टिंग टेम्परेचर की स्टोरी बना लें।
बट मेल्टिंग टेम्परेचर को लेकर चारगैप साहब ने कोई भी बात नहीं रखी थी। तो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सी जहां-जहां रखा है वहां-वहां काट दो। बचेगा क्या आपका बी और ई बचेगा, यानी कि a प्लस जी डिवाइडेड बाय c प्लस t इज इक्वल टू 1 होता है। यह बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ये आपका बी हो जाएगा और डीएनए का कंटेंट अगर 30% थाइमीन है तो 20% आपका साइटोसिन होगा। ये भी आपका बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। बाकी यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन आईडी पे जाएंगे तो चौथा जो होगा वो आपको राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके पहले जो अगर आपने मेरे साथ जुड़े होंगे, जो आपने कभी लाइफ साइंस या बायोकेमिस्ट्री दोनों में से किसी में भी चार गैप का क्वेश्चन आया था, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी जिक्र कर लिया है चार गैप रूल्स के बारे में। तो मैं अब दोबारा उसके बारे में मैंने स्लाइड नहीं पेस्ट की है, तो आप उसको जाके अगर आप और इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर से पूछा है, सेल सिग्नलिंग का मेगा रिवीजन हमने किया था और बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर इन द यूकैरियोट में कौन सा नहीं है। तो आइनोसाइटोल 145 ट्राइफॉस्फेट एक तरीके का आपका हो सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था। नाइट्रिक ऑक्साइड है, कैल्शियम आयन है, लेकिन मैग्नीशियम का तो सेल सिग्नलिंग में भी आपका दूर दूर तक लेना देना नहीं था। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा वो आपका फोर्स बनेगा। बाकी केएम के बारे में भी हमने बहुत बार चर्चा की है, तो वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा था। 5 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पे देखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर केएम ऑफ द एंजाइम। तो केएम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आपने एक इसकी स्टोरी पढ़ी होगी, जो आप में केएम इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स जब हम पढ़ते हैं, ये डिफिनेशन होता है जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं। तो वो जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे दिया है ई स्टेटमेंट पे। न्यूमेरिकली क्या होता है, ये इक्वल टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के होता है दैट गिव हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यानी कि ई जो होगा वो इसका करेक्ट बनेगा। तो ई जहां जहां रखा है उसको रखे रहो और जहां जहां नहीं दिया है उसको कट कर दो। अब डी और ई यहां पर दिया है और ए आपको चूज करना है कि ए आपका होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या रख दिया है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द हाफ वी मैक्स। अब बच्चे सोचेंगे कि यार के एम इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स तो होता है यार, तो इसको हम लगा दें। बट बेटा न्यूमेरिकली ऐसा नहीं है, वो तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तब एज्यूम करते हैं, तब हमको के एम इज इक्वल टू हाफ वी मैक्स मिलता है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो जो इसमें राइट आंसर बनेगा वो आपका डी और ई बनेगा, यानी कि ये एंजाइम के कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि जो आपका ग्राफ बनता है, अगर आप एंजाइम और इसका जब आप माइकेम का ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ आपके वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के बीच में होता है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द एंजाइम कंसंट्रेशन होता है। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। बाकी पीएच का यहाँ से कोई विशेष आप कह सकते हैं कि वहां पे लेना देना नहीं है। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन आईडी आपकी 085 है और इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका थर्ड होगा। अब एक और क्वेश्चन जो कि आपके कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइजेशन एंड क्लीवेज साइट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अब ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने ड्राइव किया है। आरई सा क्वेश्चन है जो कि बायोटेक में आप सिंपली पढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके आपने पढ़ा होगा, ये आपके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ो तो भी वही आए, 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ो तो भी वही आए। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर आप इसके पैलिंड्रोमिक का मतलब भी समझना चाहो तो आप अगर अपने हिंदी लैंग्वेज में डालडा लिख दो तो इधर से पढ़ोगे तो भी आपको वही दिखेगा, इधर से पढ़ोगे तो भी वही दिखेगा। बाकी मैडम अगर आप लिख दो तो भी जो होगा, इधर से पढ़ोगे तो भी आपको वही दिखेगा और इधर से आप पढ़ोगे तो भी वही दिखेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। बाकी अब आपको इसमें क्या करना था, काउंटर पेयरिंग कर लेना है और देख लेना है कि जैसे जी के आगे यहाँ पे सी आ जाएगा, ए के आगे टी आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ ए और यहाँ पे जी। तो ये उल्टा पढ़ने पर आपको मिल जाएगा। बाकी इन दोनों में भी मैचिंग कर लेना। फोर्थ वाले में आपको नहीं मिलेगा, ये उल्टा करके आप देखना तो ये आपका नहीं आएगा। जैसे सपोज अगर मैं इसमें कर देता हूँ, ए का उल्टा टी हो जाएगा, टी का उल्टा ए हो जाएगा, यहां तक कहानी सही है। फिर ए का उल्टा टी हो गया, ठीक है, टी का उल्टा ए हो गया और ये पलट गया, यहाँ पे जी यहाँ पे रखा है, तो ये आपकी नहीं बनेगा। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आपका चैलेंज करने के लिए है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें चैलेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो आपका 972080 है। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल न्यूट्रिएंट इज इमोबाइल इन द प्लांट सिस्टम में। जब आप मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, और इस बात को हमने जिक्र किया है जब हमारा एग्रीकल्चर का एग्जाम था, एएसआरबी का एग्जाम था, जहां पे हमने एक मेगा रिवीजन मिनरल न्यूट्रिशन को लेके किया था, या क्या चीजें वहां पे आ सकती हैं, तो वहां पे हमने इसके बारे में जिक्र किया है। राइट, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इमोबाइल एलिमेंट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, दो एलिमेंट्स
तरीके के एलिमेंट्स आपके प्लांट में होते हैं। एक आपका मोबाइल होता है, एक आपका इमोबाइल होता है। तो जो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके मोबाइल होते हैं, और इमोबाइल जो होते हैं वो आपके कैल्शियम, आयरन, बोरान, कॉपर, ये 4 एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके इमोबाइल होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर बनेगा बेटा, वो आपका कैल्शियम बनेगा। तो 972080 है, लेकिन इसका आंसर जो आपके कॉपी में दिया गया है, मतलब आपके आंसर की में दिया गया है, वो थर्ड ऑप्शन दिया गया है। बाकी अब आप कहोगे कि सर यार ये तो बात सही है, बट इसको चैलेंज कैसे करें, क्या क्या हमारे पास पुख्ता सबूत है? तो पुख्ता सबूत तो जो मैंने था वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी आप सीधा आपको क्या करना है, कोट आपको करना है, आपको एनसीईआरटी उठानी है, ठीक है? कक्षा 11 की एनसीईआरटी उठानी है, वहां पे चैप्टर में चले जाना, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर है, ठीक है? उस चैप्टर में जाना, वहां पे आपको एक लाइन मिल जाएगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि द डिफिशियंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द यंग टिश्यू वेदर व्हेनेवर द एलिमेंट आर रिलेटिवली इमोबाइल। एक्चुअल में होता है कि प्लांट में डिफिशियंसी सिम्टम्स आते हैं अगर कोई एलिमेंट, प्लांट मटेरियल जो है, एलिमेंट है, अगर वो इमोबाइल है, तो अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसका जो सिम्टम आता है वो सबसे पहले यंग टिश्यू में आता है, ठीक है? और जो आपका मोबाइल होता है, ठीक है, ऐसा ही पूरा कॉन्सेप्ट है, जो आपका मोबाइल होता है उसका अगर डिफिशियंसी होता है तो वो आपके ओल्ड टिश्यू में उसका सबसे पहले सिम्टम आता है, ठीक है? फिर क्या होता है, ये रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं, नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मैच्योर ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया है, एलिमेंट लाइक सल्फर का नाम यहाँ पे दिया है और कैल्शियम का नाम दिया है, आर ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड हेंस आर नॉट इजीली रिलीज। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सल्फर और कैल्शियम जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इमोबाइल के नाम में हम कह सकते हैं, और इसका जो आपका रेफरेंस है वो आपके एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी कोर बॉटनी में मैं नहीं जाता हूँ, मेरा पार्ट नहीं है। तो जो एक मोटे-मोटे पहलूज़ थे जहाँ से आपके क्वेश्चंस राइट हुए, उसको मैंने डिस्कस कर लिया। जो मुझे लगे कि हाँ यार, इस क्वेश्चन में मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए था, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी इस चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।